राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का केंद्रीय बजट संसद में पेश कर दिया और इस बजट में विदेश यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा के लिए टीसीएस की दर को घटा दिया गया। 17 एंटी कैंसर की दवाएं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी गई। वहीं जो विदेशी नागरिक भारत में रहते हैं उनकी विदेश से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। रक्षा मंत्रालय को भी 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। आयकर के स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में आयकर छूट का ऐलान भी नहीं हुआ है। बजट में पूंजीगत जो व्यय है उसको 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है और एमएसएमई, हाई स्पीड रेल, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, आयुष संस्थान और मेडिकल टूरिज्म हब्स जैसे कई बड़े क्षेत्रीय और रणनीतिक निवेश की घोषणाएं आज इस बजट से की गई। किसानों के लिए बहुभाषी एआई टूल और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया को लागू भी किया जाएगा। वहीं केंद्रीय बजट 2026 और 27 पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। यह बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का आधार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। भारत अब सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं रहने वाला। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप को प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में एमएसएमईज को हमारे लघु और कुटीर उद्योगों का समर्थन भी मिला है। यह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत भी देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि यह युवा शक्ति बजट है और इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। वहीं देश के आम बजट को हरियाणा के लिहाज से भी अगर देखें तो क्या खास रहा है, इसको लेकर के नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बजट दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज है। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा के लिए यह बजट विशेष रूप से उत्साहजनक है क्योंकि खेलो इंडिया मिशन पर इस बजट में इसको जोड़ा गया है और हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित यह करेगा। साथ ही 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से हरियाणा के ऐतिहासिक धरोहर जैसे राखी गढ़ी को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा है कि भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा शक्ति को बढ़ाया है, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत के लिए इसका फायदा होगा। सीएम ने यह भी कहा कि 2047 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत और इको सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित राज्य को प्रगति की एक नई उड़ान देने का भी काम करेगा। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि यह बजट सही मायने में विकसित भारत की एक मजबूत नींव है, जिसमें गुरुग्राम, पंचकुला जैसे शहर में आईटी और आईटीआई सेंटर को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स हब के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि से हरियाणा के अंदर निवेश के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। महिलाओं को कौशल विकास और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के विस्तार से हरियाणा की मातृशक्ति आर्थिक तौर पर अब और मजबूत होगी। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार इस बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारने और अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। तो अब एक तरफ तो सरकार बजट को जनहितैषी बता रही है, तो वहीं विपक्ष बजट की आलोचना कर रहा है। कांग्रेस ने इस बजट पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। हरियाणा सबसे ज्यादा जीएसटी और सबसे ज्यादा टोल टैक्स देता है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बजट को लेकर के ही चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बजट को लेकर के पक्ष और विपक्ष के नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको एक बार सुनवाते हैं। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी।
जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। जो ये मोदी सरकार 3.0 का ये बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने देश के लिए प्रस्तुत किया है। आदरणीय मोदी जी की जो सोच है और उनका जो संकल्प है, विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत में जो आज बजट प्रस्तुत किया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट, जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को ये एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। हम सब के लिए आज ये बहुत ही गौरवशाली दिन भी है। आज गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। जहां तक बजट की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र के बजट में हरियाणा का नाम है गायब। हरियाणा के बाटे कुछ नहीं आया और 12 वर्ष की भांति इस साल भी हरियाणा का नाम सुनने से हरियाणा वासी वंचित रह गए। केंद्रीय बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया। आवंटन की बात तो बाद की है, कोई परियोजना नहीं दी गई। जो हरियाणा देश में सबसे ज्यादा जीएसटी दे रहा है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे को टोल कलेक्शन दे रहा है, जो मैंने रिकॉर्ड की बात संसद में रखी थी पिछले लोकसभा सत्र में। सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से, सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से, और हरियाणा को बजट में कुछ ना मिले और बीजेपी कुछ नहीं दे रही, जबकि इनकी तो सरकार है, ऊपर नीचे हरियाणा वासियों का सहयोग रहा है। ये बड़ा हमारी समझ से परे की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कोई परियोजना नई तो मिली नहीं, लेकिन पुरानी परियोजनाएं जो ले गए थे हरियाणा की, हमारा एयरपोर्ट जो महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो जेवर ले गए थे, नोएडा में वो बन रहा है। जो रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आनी थी वो बनारस चली गई थी, आपको पता है। एम्स के जो 10 संस्थान आने थे वो उनका कुछ पता नहीं चल रहा। गुड़गांव के अंदर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो गांधीनगर में चली गई, आपको पता है। मेट्रो अभी तक 1 इंच आगे बढ़ी नहीं है, केवल बातों में हम सुन रहे हैं। करनाल तक आरआरटीएस की बात आनी थी, जो कि हम सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में 88 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर बनी थी। 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, और 12 साल में 1 इंच या 1 खंबा भी मेट्रो का निर्माण नहीं हुआ। 47 देखो या कभी देखो, वो दूरगामी कब तक चलता रहेगा। 11 साल हो गए हैं इस सरकार को। वो लोगों को यही कहे जा रहे हैं कि आप कभी भविष्य में देखो, आज कुछ नहीं चाहिए। आज क्या मिल रहा है लोगों को? असली बात ये है, गरीब, आप कहते हैं कि इतने लोगों को गरीबी से आपने किया, लेकिन दूसरे हाथ में आपने उन्हें कटोरा भी थमा रखा है। आपने जो मनरेगा ख़त्म किया, नया लेकर आए जी राम जी, उसके बारे एक शब्द नहीं इस बजट में। तो ना गरीब के लिए है, ना किसान का एक शब्द नहीं है। आप किसके लिए कर रहे हैं? महिलाओं के बारे में हम इंतज़ार करते रहे, महिलाओं का कुछ नहीं।
कुछ दिख नहीं रहा। मेरे अपने राज्य के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे 11 साल से कि कोई प्रोजेक्ट आए, कोई प्रोजेक्ट आए। कोई प्रोजेक्ट नहीं। एक राखी गढ़ी के बारे में 15 में से एक कि वहाँ कुछ करेंगे, इसके अलावा ना हमारे राज्य के लिए कुछ दिख रहा है, ना सच्ची बात तो ये है कि देश के लिए भी जो कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने बात की है, ऐसे लगता है कि चुनाव को, जो आने वाले चुनाव हैं उनको देखते हुए थोड़ा बहुत कर पाए हैं। बाकी सपना दिखाना, फिर वही बात 2047। इस बजट से किसी को कुछ लाभ नहीं है, ना किसान को लाभ दिया गया। खेती को लाभकारी बनाने की बार बार आय दोगुनी करने की बात प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच में चुनाव के समय तो इसे उठा देते हैं। किसान को क्या मिला, खेती के लिए क्या मिला, क्या लाभ हुआ है? नंबर 2, खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बीज, पानी। अच्छे बीज हो, अच्छा पानी का इंतजाम हो, और खाद, बिजली, इन किसान के ऊपर तो कुछ भी नहीं किया। भावांतर भरपाई, मुझे तो अजीब सा बजट लगा। इसको कहते हैं ना जैसे कि ना खाने से नुकसान और ना खाने से कोई फायदा। 0 नंबर है ये, जिन्हें बोले वही बता दो भाई। तो 2 चीज होती हैं बजट के अंदर, खेती, क्योंकि भारतीय कृषि प्रधान देश है, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए, किसान को लाभकारी करने के लिए कुछ नहीं बताया। रोजगार के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारा जो उद्योग है उसके बारे में क्या कहे इन्होंने? स्टार्टअप इंडिया की बात उन्होंने कई तरह तरह के नारे हर वर्ष पछले बोल जाते हैं, नया नारा दे देते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर इनके बजट इतने होते 11 साल के, तो भारत का उद्योगपति भारत को छोड़ करके विदेशों में नहीं जाता। आप ये भी तो आंकड़े देखो कि कितने लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो ये तो बजट है केवल वोट लेने का। तो कुल मिलाकर के आज देश का आम बजट पेश हो चुका है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसके फायदे गिनवा रहा है, तो वहीं विपक्ष आपको यह बता रहा है कि इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन असल स्थिति क्या है और क्या वाकई में आम जनता को कुछ मिला है या नहीं, आज अपनी इस चर्चा में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा धवन जी, बहुत स्वागत है आपका। राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राय सिंह गुर्जर जी, आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत है। कुणाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। कुणाल गुप्ता जी, आपका स्वागत है। और विजय दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय दुबे जी, आपका भी स्वागत है। मनोज गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, आपके साथ में इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले कि मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस पे जाऊं, बहुत सारी बातें मैंने सुनवाई हूं, सुबह से लोग सुन रहे हैं इसको। लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते, चूंकि जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष बता रहा है कि बहुत बढ़िया बजट है, इसमें इन चीजों का ध्यान रखा गया है, विपक्ष बता रहा है कि किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं इससे होने वाला। कैसे हम लोग देखें कि आम आदमी अगर इसको समझना चाहे तो बजट से क्या हासिल हुआ है, आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, आशा करता हूँ मेरी आवाज सही से आ रही होगी। देखिए, ये ना एक यूनियन बजट है। सबसे पहले तो आम आदमी को ये धारणा छोड़नी पड़ेगी कि मुझे क्या मिला। हमें ये पहले सोचना पड़ेगा कि देश को क्या मिला, देश के लिए क्या बेहतर हुआ, क्या नहीं हुआ तो अच्छा है। यदि आप सोचें इंडिविजुअल आदमी के मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, कोई रेवड़ियां वाला बजट नहीं होता है कि ऐसे सबको बांट दिया जाए। सबसे पहले क्या विजन है गवर्नमेंट का इसको लाने के लिए, ये समझना पड़ेगा। एक तरह का आज के युग में यदि आप एआई की बात नहीं करेंगे, डेटा सेंटर की बात नहीं करेंगे, तो आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप बजट नहीं बना रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल, इन्होंने विजनरी बजट मैं कहूंगा कि लॉन्च करा है। जो आजकल जो लेटेस्ट चैलेंजेस आते हैं उसको उन्होंने फेस किया है। हाँ, मैं ये भी कहूंगा साथ साथ इन्होंने महंगाई के ऊपर बात नहीं करी। कैसे एक आम आदमी आज की डेट में घर ले पाएगा, कैसे एक आम आदमी अपना रोजमर्रा का जीवन को चला पा रहा है, उसको और ये लेके बोलते तो बहुत अच्छा होता। साथ साथ मैं कहूंगा कि बजट में जो इनकम टैक्स में एक हमेशा कुछ ना कुछ दिया जाता है, वो लास्ट ईयर हमें इतना मिल गया कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है हमारी, तो हम उसमें कोई आशा नहीं कर रहे थे। जीएसटी में ऑलरेडी 3-4 महीने पहले इन्होंने कट कर दिया है, तो हम उसको लेकर बहुत बड़ी ऐसा आशा नहीं कर रहे थे ऑलरेडी कि हाँ भाई कोई इनकम टैक्स में, जीएसटी में हमें कोई कट देखने को मिलेगा, जो कि हमेशा हर बजट में आदत पड़ चुकी है कि हाँ भाई इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा देंगे या जीएसटी रेट कम कर देंगे या कुछ ना कुछ ऐसे रेवड़ियां बढ़ जाएगी। हाँ, मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि रेवड़ियां बजट नहीं बनाया है, चाहे इलेक्शन और 2-3 स्टेट में आ गए हो। और कब तक आप ऐसे इलेक्शन के अनुसार अपने बजट बनाते रहेंगे, क्योंकि देश का बजट है, देश के अनुसार चलेगा। थैंक यू। विजय जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, चूंकि
पॉलिटिकली तो बहुत सारी चीजें इस सब में हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे बजट आपने भी देखे और पहले चूंकि जब बजट आते थे तो इस पर बड़ी निगाहें होती थी कि किस प्रदेश को क्या मिला, क्या चीजें महंगी, क्या चीजें सस्ती। लेकिन अब बजट के बीच में जो हम लोगों को सोल दिखता है वो ये बताया जाता है कि ये विजनरी है और इसी पर अब कटाक्ष है कि भाई आप भविष्य की बातें कितने दिन करेंगे, आप वर्तमान में बताइए कि लोगों को उसका क्या लाभ मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप आज के इस बजट को? देखिए, कुछ बातें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि भारत को अब जो कंपटीशन फेस करना है वो जो माहौल है आज, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे, बजट प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप उसको कैसे मीट आउट करेंगे उन रिक्वायरमेंट्स को। भारत का ये बजट जो है, मैं ये कहूंगा कि ये निश्चित तौर पे जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को देख के बड़ी प्लानिंग के साथ बनाया गया। हमने रक्षा बजट को 15% बढ़ा दिया है। वो हमारी आवश्यकता थी, हमारे आज की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। आप को निश्चित तौर पे इस बात को समझना होगा, भारत के देश के, पूरे देश के लोगों को, कि आज हमारे सामने जो चैलेंजेस है हम उसको कैसे मीट आउट करेंगे। जैसा यहाँ तक बात है आईटी सेक्टर और एआई सेक्टर की, या इस फील्ड में डाटा सेंटर की जो बात हो रही है, इनकी भी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। कारण ये है कि अब अगर आप उसको आपने अछूता छोड़ा तो आप पीछे रह जाएंगे, और पीछे वो लड़ाई जो है वो रिकवर नहीं होगी। निश्चित तौर पे उसके लिए आपको पहले से अपनी प्लानिंग करनी होगी, उसके पीछे एक सोच रखनी होगी। वो सोच यहां झलकती है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश की रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल की नहीं है। निश्चित तौर पे इंडिविजुअल के लिए भी कोई किसी प्रकार का अगर किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो कोई उसको लॉस भी ये सरकार अपने बजट से नहीं दे रही है। उन्होंने किसी प्रकार का बदलाव इनकम टैक्स और जो भी टैक्सेशन सिस्टम है उसमें किया है। सब कुछ एज इट इज है। जो उन्होंने पहले रिफॉर्म्स किए थे उसी को अभी भी चला रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि उन्होंने राहत अवश्य दी है कि भाई जो फाइलिंग है आप उसको 31 मार्च तक कर सकते हैं। अगर किसी का कुछ डिक्लेरेशंस है तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो सरकार जो अपना ध्यान रख रही है वो ये है कि आपको अगर मान लीजिए बहुत अच्छा रेल कॉरिडोर मिल जाते हैं, कुछ एरियाज को हम एक बजट में इस बार डेवलप कर ले आते हैं, तो आने वाले निश्चित तौर पे अगले बजट में जिन राज्यों की डिमांड होगी कि हमारे पास भी सब बहुत अच्छा रेल कॉरिडोर होना चाहिए, स्पीडी ट्रेन चाहिए हमको, तो वो स्थितियां उन राज्यों के लिए बाद में निश्चित तौर पे बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये सब चीजें कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन बहुत सारा हमारे यहाँ जो बात अभी आपने बहुत सारे लोगों के बयान सुनाए, तो ठीक है, हमारा जो है कृषि प्रधान देश है और किसानों के बारे में निश्चित तौर पे एक अपेक्षा रहती है कि एक ऐसे सेक्टर को एड्रेस किया जाए जिसकी की अपनी मांग है, उसकी जरूरत है कि हम उसकी ओर ध्यान दें, क्योंकि वो हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है और हम उसी पे बेस्ड हैं। तो निश्चित तौर पे उसको एड्रेस जरूर किया जाना चाहिए था। और आम आदमी, जैसे कि मनरेगा वाली बात आ रही है कि अब जीराम जी पे आपने घोषणाएं तो बात की पिछले सेशन में, लेकिन जीराम जी पे आपने कोई खास बात नहीं कही इस बजट में। शायद लोगों की अपेक्षा थी कि जो प्रचार सरकार कर रही है उस पर कुछ बजट की बात भी करेगी और उस सेक्शन को भी एड्रेस करेगी जिसको कि इसकी जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमको निश्चित तौर पे अपने ग्लोबल सिचुएशन की बात जो की जा रही है कि आप थर्ड इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं या उस जगह तक जाना चाहते हैं, तो लक्ष्य तो बड़ा है, लेकिन आपको साथ में अपने लोगों को भी, चूंकि सरकार का एक राजनीतिक लक्ष्य भी होता है, तो अपने लोगों को भी ये बताना होगा कि किस प्रकार से हम उनको अपने साथ लगातार उनको राहत दे रहे हैं, उनको जोड़े हुए हैं। या ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है लोग लुभावन नहीं है, लेकिन विजनरी आप भी कह रहे हैं कि ठीक है मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आप कह रहे हैं कि इस बजट को रखा गया। ठीक है नेहा जी, जो बातें विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई ये विजनरी बजट है, देश को आगे ले जाने वाले बजट, आप इसको कब तक बताते रहेंगे? भाई 11 साल आपको हो गए केंद्र की सत्ता में, ये तो बताइए वर्तमान में आप किस वर्ग को क्या दे रहे हैं? और स्पेसिफिकली हरियाणा के लिए भी आप देख ही रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि कुछ भी हरियाणा को नहीं मिला इस बजट से भी। नेहा जी देखिए, विपक्ष ने ऐसा कह दिया और हमने मान लिया बिना विश्लेषण से, तो इसमें कोई सही बात नहीं होगी। आपने अभी 2 एक्सपर्ट से बात कराई और दोनों एक्सपर्ट ने यही कहा कि ये विजनरी बजट है। उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया। दोनों में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये विजनरी बजट नहीं है। सभी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम आज के माहौल को और आगे के परिदृश्य को देखकर बजट के प्रावधान की बात करते हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 ठीक है।
तो अगर आगे की बात को देखते हुए हम बजट का आज विश्लेषण करते हैं तो ये विजनरी बजट है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपने विपक्ष के नेताओं का लिया, वो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अगर आज उनकी सरकार होती और उनकी सरकार बजट पेश कर रही होती, विपक्ष में कोई भी सरकार हो, विपक्ष में कोई भी लोग होते, वो यही बात करते। ये तो उनका विपक्षीय धर्म है कि आप सरकार में जो कुछ हो रहा है उसका आपने उसके खिलाफ बात करनी है, उसको नीचा दिखाना है। अब बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो मैं ये बात कहूंगी कि हमारे साथ बैठे पैनल पर भी एक सज्जन व्यक्ति ने ये बात की कि जी राम जी पर ज्यादा बात नहीं हुई या बात ही नहीं हुई। विपक्ष के नेता तो ये कहते नजर आए, चाहे वो कुमारी शैलजा हैं और चाहे वो हुड्डा साहब हैं। देखिए, जी राम जी पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसानों की बात नहीं करते हुए नजर आए बजट के अंदर, ऐसा कह रहे थे। तो ग्रामीण विकास का जो बजट है वो 1,94,368.81 करोड़ रुपए का रखा गया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के का जो बजट था 1,86,995.61 करोड़, इससे ज्यादा है। और दूसरी बात, BVG राम जी के तहत जो बजट का आवंटन किया गया है वो 95,692.31 करोड़ रुपए का BVG राम जी के तहत किया गया है। अभी वो पूरी तरह से अमल में नहीं आएगा, तब तक साथ साथ मनरेगा भी चलेगा और मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अलग से इसका प्रावधान किया गया है। तो दूसरी बात अगर मैं कहूं यहाँ पर कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य के लिए क्या मिला, सबसे पहले तो मैं ग्लोबल परिप्रेक्ष्य पे अगर बात करती हूं तो भारत का जो ये बजट पेश किया गया है, ये कर्तव्य भवन से आने वाला ये बजट 3 हमारी जो निष्ठाएं हैं उन पर बिल्कुल खरा उतरता है। आम जनमानस का ये बजट है, किसान, महिला, युवा और जो हमारे MSME हैं, मध्यम वर्ग के उद्यमी हैं, उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। ये आर्थिक वृद्धि को जो है वो तेज करेगा और उसको बनाए रखने के लिए सक्षम बजट है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट जी, लेकिन हमने पेश हरियाणा किया है। सेंट्रिक होकर जो बातें कही गई, जैसे भी हम लोग दीपेंद्र हुड्डा जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से जाता है, GST कलेक्शन में हम अव्वल नंबर पर हैं, लेकिन उसके बावजूद में उस रेशियो में या नगण्य बिल्कुल हरियाणा को एकदम निगलेक्ट कर दिया गया। हरियाणा के लिए कुछ है ही नहीं इस बात कर लेती हूँ। हाँ, तो ये हरियाणा को क्या कुछ नहीं मिला? बात करती हूँ मैं, आपको मुख्य पॉइंट बताती हूँ। देखिए, बजट में सभी राज्यों के लिए कुल 1.4 लाख करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त हिस्सा देने की बात आई है इस बजट में, वो हिस्सा हरियाणा के लिए भी अतिरिक्त हिस्सा आएगा, पहली बात। दूसरी बात, राज्यों का जो 41% जो हमारा वित्तीय आयोग की सिफारिश पर जो हमें जो हिस्सा रखा है वो हमें एज इट इज बरकरार रखा गया है, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो कर में हम सबसे ज्यादा हैं तो सहायता भी हरियाणा को उसी हिसाब से मिलेंगी। जो कैपेक्स बढ़ाया है इस बार, जो 12 कुछ % रखा है, दशमलव कुछ रखा है, उस कैपेक्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है, सबसे ज्यादा सहायता राशि जो है वो हरियाणा को दी जाएगी, जिसमें गुरुग्राम, दिल्ली और फरीदाबाद का जो हमारा कॉरिडोर विस्तार है इस पर काम होगा। EV चार्जिंग नेटवर्क बढ़ेगा। IMT के विस्तार की बात आई है, चाहे वो IMT खरखोदा है, IMT मानेसर है, इसमें निवेश बढ़ेगा क्योंकि इस बार का बजट जो है वो, इस बार का फाइनेंशियल ईयर जो हमारा रखा गया है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ाने में और किसानों की आय को दुगनी करने के लिए जो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, केवल एक व्यवहारिक खेती, परंपरागत खेती को छोड़कर जो दूसरी तरह की खेती को बढ़ावा देने की बात है, चाहे वो मत्स्य पालन की बात है, चाहे वो दुग्ध उत्पादन की बात है, चाहे वो अन्य फसलें उत्पादन की बात है, उस पर जो बातचीत हो रही है। तो दिल्ली NCR रीजन नजदीक होने के कारण और हरियाणा नजदीक होने के कारण हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे अगली बात मैं करूंगी कि जिस तरह से हमारे यहाँ IT सेक्टर, AI पर निवेश की बात आई है, IT सेक्टर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर और ऑटोमोबाइल्स पर, तो हरियाणा अव्वल है इसमें, आप जानते हैं। और हरियाणा का जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत का जो ये हमारा GT बेल्ट का जो एरिया है, इन सभी में ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो नए निवेश हैं इस पर बढ़ेंगे और हरियाणा को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और खेलों के जो उत्पाद, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे यहाँ पर, और कृषि उपकरणों के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस पर जितने कर कम हुए हैं, उस पर जो ड्यूटी चार्ज कम किया गया है,
इन सबका बेनिफिट हरियाणा को ठीक मिलने है, वाला है। और चलिए किसको अब मैं मिलेगा? और खेलों प्रवक्ताओं का को- रुख कर लेता हूँ। नेहा जी ठीक है, थोड़ा सा समय की कमी हो जाएगी फिर, नहीं तो राय सिंह जी, क्या आप लोग कह रहे हैं कि भाई हरियाणा को मिला नहीं, नेहा जी बता रही हैं कि ये मिलने वाला है, कैसे देखें हम लोग? देखिए मेरे मित्र, जिस प्रकार हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों को सुना और उन्हीं शब्दों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी केवल 2-4 शब्दों का हेर फेर करके वही वक्तव्य, वही संदेश देश की जनता को, प्रदेश को देने लगा। जबकि जहां तक मैं समझता हूं कि पहले वो 2019 में 22 की बात करते थे, 22 में किसान की आमदन और तमाम सभी प्रकार का विजन आगे बढ़ेगा, फिर 29 की बात करते थे और 47 की बात करते थे। केवल बातें हैं, ढकोसला है, बड़ी बड़ी हवाई फायर है। हरियाणा के धरातल को लेकर किसी प्रकार का जमीन पर कोई काम नहीं किया। केवल बातों से पेट नहीं भरता, वो आपने सबने देखा है। अब बात कर रहे हैं, देखिए मनरेगा की बात कर रहे हैं, बड़ा ज्वलंत मुद्दा इन्होंने कहा वीजी राम जी को लेकर। क्या जब आपने, केंद्र सरकार ने जब तय किया है कि 40 से 50% जो है राज्य सरकारें काम देंगी, तो क्या राज्य सरकारों को अलग से बजट की कोई लाइन दी है? नहीं दी है, क्योंकि ये किसान विरोधी तो है ही, मजदूर विरोधी भी हैं। कोई धरातल पर इनके विजन नहीं है काम करने की। दूसरी, हमारे हरियाणा के अंदर ये बात करते हैं कॉरिडोर बनेगा पूरे देश के अंदर, इस प्रकार की व्यवस्था की बात करते हैं। हरियाणा की लगातार कई वर्षों से एक मांग चली आ रही है, करनाल से लेकर वाया यमुनानगर से होती हुई रेलवे लाइन जो हिमाचल की जाती थी, 10 वर्षों में कई बार इन्होंने उसकी बड़ी बड़ी प्रचार, करोड़ों रुपए तो प्रचार प्रसार में खर्च दिए, आज तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। जब बजट आता है ये बात नहीं करते, ये बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, करोड़ों रुपए हमने दिए हैं। आप याद रखो, जो गुड़गांव, जो एनसीआर का हमारा इलाका है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां पर प्राइवेट लोगों को साथ जोड़कर सरकार उसमें हिस्सेदार बन रही है। प्राइवेट लोगों को इन्वेस्ट करके उस पूरी व्यवस्था को उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ। सड़कों का तीसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार तीसरी में बात, नहीं दिखता। बीच में मत बोलिए आप बीच में मत बोलिए। ठीक है नेहा जी, आज तो मुझे लग रहा है कि एक बार बात आ जाए उनकी बात भी लीजिए ठीक है। एक बार आयुष जी इनसे, रोकिए, क्या सड़कों का नेटवर्क हमारी सरकार में इनको नहीं रोकिए ना, दिखता? आप रुकिए ना, सड़कों पे नेहा जी, घूमते आप हमें पता है। अब देखिए विपक्ष का भी आप काम है ना, सड़कों पे वो खामी देखिए। तो बताएंगे ना, थोड़ा सा सुन लेते हैं उनको एक बार। राय सिंह जी, आप ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर जाके देखिए मैडम, क्या हालत है, क्या हालत है, सड़कों के खड्डे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र लाडवा पड़ता है, रादौर और लाडवा कुरुक्षेत्र रोड पर कभी आप गए हैं? रात को 8 बजे वहां पर ट्रैफिक जाम कर देते हैं, सारे रास्ते चारों तरफ से लोग परेशान हैं। कौन सी बात कर रहे हो आप? जुड़ता है क्या? उस संदर्भ में बात क्यों नहीं अब ये करते आप? अब मेरे आपकी मित्र सरकारों बीच की में मत कमिटमेंट बोलिए देखिए, मैडम। चलिए नेहा जी, फिर मैं नेहा आपको जी, इस बोलने तरीके से दूंगा। देखिए अब ये वन फिर टू मैं वन में आपको फिर दिक्कत बोलने होगी ना। दूंगा। एक सेकंड राय सिंह जी। दूसरे मेरे पैनलिस्ट साथियों ने बात करी है कि दुनिया को देखकर हम विकसित भारत बनाएंगे, हमारी जो परिस्थितियां हैं। साथियों, परिस्थितियां किसी प्रकार की हैं? परिस्थितियां है विदेश नीति की विफलता की। कभी हम यूएसए में जाकर ट्रंप के नारे लगाते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, भाई बताते हैं, सरेंडर करते हैं। कभी हम जब वहां से भगा दिए जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, तो हम सोवियत संघ जाते हैं, सोवियत संघ के देशों से मिलते हैं। जब वहां पर बात नहीं होती तो ईरान जाते हैं। ये विदेश नीति की कमजोरी है कि हमें इस प्रकार के फैसले लेने पड़ रहे हैं कि हम बता नहीं पा रहे हैं कि हम काम क्या करेंगे। ये समस्या इन देश के लोगों के लिए। तो समस्या ये है कि प्रदेश के लोगों की, जहां तक हम किसानों की बात करते हैं, मुझे बताओ कि हमारी रीढ़ की हड्डी किसान है, हमारे आर्थिक ढांचे का सबसे मजबूत पक्ष जो है किसान है। क्या किया किसानों के लिए? बात करते हैं केवल छोटी एक इकाई निकाल कर लाए कि भाई कोई नई सूचनाओं के आधार पर किसानों को फायदा मिलेगा। अरे भाई, आपने 50 किलो के खाद की जो पैकेट होता था पहले 45 किया, अब 40 कर दिया इन्होंने। रेट वही है, मूल्य बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो स्थिति क्या है कि चोरी कर रहे हैं व्यवस्था में, आंकड़ों की बाजी करते हैं। कोई भी इलाका उठाकर देख लिए। बात कर रहे हैं शिक्षा की। अरे शिक्षा के लिए हमारे एचपीएससी के चेयरमैन ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। क्या हरियाणा के लिए कोई बात रखी है कि नई शिक्षा? तो चलिए, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लिए इसमें नहीं है और ये केवल जो बातें हैं वो लोक लुभावन बस कर रहे हैं केवल। ठीक है पंजेटा जी, बिल्कुल केवल जनता को भ्रमित करने वाले लोग हैं, केवल ढकोसले के लोग हैं। एक रिएक्शन में ले लेता हूं राय सिंह जी, उसके बाद फिर इस पर हम लोग फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हाँ पंजेटा जी, आज के बजट पे आपका रिएक्शन। देखिए जी, पहला रिएक्शन तो हाँ, जब कोई बजट आता है तो सबसे पहले जो रिएक्शन आता है वो स्टॉक एक्सचेंज का आता है। अगर हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई आकलन नहीं कर सकता बजट के बारे में। दूसरा, निश्चित तौर पर हरियाणा की जो भागीदारी है
वो अगर जीएसटी कलेक्शन में पर लाख इंडिविजुअल पे देखें तो देश में नंबर 1 पे है, अदरवाइज नंबर 5 पे है। और जिस हिसाब से टोल कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन है उस हिसाब से ऐसा नहीं है बोला जा सकता। मैं मानता हूँ पूरे देश का बजट है, और अगर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स देश के अन्य जगहों में से बन सकते हैं तो हरियाणा की जनता भी उम्मीद करती है। हरियाणा की जनता तो हर बजट में उम्मीद करती है। सारा का सारा अगर आप देखें कि जितनी आपकी नए आर्म्स की कोई भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी फॉरेन के साथ टाइप हैं, चाहे वेबले को ले लीजिए, चाहे जेडी जिंदल टॉरस है, जिंदल ग्रुप भी है, वो भी वहीं पे है। मतलब आप आर्म्स एंड एम्युनिशन के जितने भी टॉप कोलैबोरेशंस हैं, कुछ भी हैं, वो नंदाज हैं, कुछ भी हैं, वो सब यूपी के अंदर है। जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है यूपी गुजरात के अंदर आ रही है 99%। अगर आप देखें तो हरियाणा की जनता, ये बोल देना कि हरियाणा की जनता को उम्मीद करने का कोई हक नहीं है क्योंकि देश का बजट है, तो और प्रदेशों में भी तो इन्वेस्टमेंट आ रही है। दूसरा ये कहा गया कि फायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई बोल रहे थे पैनलिस्ट। मुझे नहीं लगता उन्होंने बजट का अध्ययन किया है। कोयला महंगा हुआ है, कोयला महंगा हुआ तो बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, स्टील प्रोडक्शन, वैसे तो सभी चीजों में इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा, खासकर क्योंकि स्टील इंडस्ट्री स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है, सीमेंट की प्रोडक्शन में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। और अगर स्क्रैप और आयरन और स्क्रैप जो बोला गया है वो महंगा होगा तो निश्चित तौर पे जो सरिया है घर बनाने का वो महंगा होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस, डिफेंस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मतलब आप ये लगा लीजिए गर्डर्स है, कोई बस की बॉडी है, कोई रेलवे की बॉडी है, ट्रक्स की बॉडी है, तो हर चीज की जो मशीनरी, हैवी मशीनरी है, उस सबके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये बोल देना कि कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए 47 का बोलकर आपने कभी 5 ईयर प्लान तो सुना था, कोई 33 ईयर प्लान इन्होंने बना दिया। 47 के बाद कहेंगे 70 में विकसित हो जाएगा, 70 के बाद कोई 97 बोल दिया जाएगा। ये कोई बातें नहीं होती हैं। जिस हिसाब से आप ये देखिए, शहरी, मैं थोड़े पॉइंट आउट करूंगा, शहरी विकास का बजट की कटौती हुई है लगभग 40,000 करोड़, खेती के बजट में कटौती हुई है लगभग 7,000 करोड़ की, सामाजिक कल्याण बजट की कटौती है लगभग 10,000 करोड़ की, शिक्षा की कटौती है 6,701 करोड़ की, स्वास्थ्य की कटौती है 3,686 करोड़ की। तो ये ऑल ओवर जो कई सेगमेंट्स के अंदर बजट घटाया भी गया है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर ही मनरेगा आता है, चलो नाम बदल दिया, पिछले साल के मुकाबले लगभग कोई 9,000 करोड़ का उसमें भी इन्होंने इजाफा किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीजें सारी की सारी अगर आप इनका आकलन करेंगे, और सबसे पहले तो अगर बिजली महंगी हुई तो घर की बिजली महंगी, और चार्जिंग के ये पॉइंट्स कर रहे थे, इतनी तो हमारे पास डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड के लिए ही बिजली उपलब्ध नहीं है। अगर आप ईवी चार्जिंग यूनिट्स की बात करें तो वहां के लिए बिजली कहाँ से लाएंगे, और उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो बिजली के लिए तो सारा कुछ ही जुड़ा हुआ है। तो हाँ, आप कोर इश्यूज को देखिए, और जिस हिसाब से देश और प्रदेश के ऊपर, पूरे देश के ऊपर जो IMF के आंकड़े हैं, जो और आंकड़े आ रहे हैं, जिस हिसाब से पूरे देश के ऊपर आज कर्ज की स्थिति बनी हुई है, और ऊपर से जो स्टेट का कर्ज होता है वो अलग होता है, सेंट्रल जो कर्ज उठा रहा है वो अलग, टोटल कंबाइंड जो अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से तो 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आज कर्जदार है। मतलब सरकार को जनता से इतना पैसा लेना है, मतलब टैक्स के जरिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए सरकार को इतना पैसा जनता से लेना है। अगर आप ये कहीं जनता को ये गुमराह किया जाता है ये बोल के कि सरकार आपको कुछ देगी, सरकार के ऊपर जो पहले से कर्ज है, आज हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, $2,818 के आसपास है, और अपने आप को हम देश की दूसरी और तीसरी, अभी मैं सुन रहा था अर्थव्यवस्था की बातें हो रही थी, विकसित भारत की बातें हो रही थी, क्या आपका जो डॉलर के मुकाबले आप अपने आप को स्विट्जरलैंड से ऊपर समझते हैं, सऊदी अरेबिया से ऊपर समझते हैं, कतर से ऊपर समझते हैं, आप अपने आप को कहते हैं जापान और जर्मनी से ऊपर है, और इजाफा भी किसमें किया कि रफाल खरीदने उसका 22%। इसकी बात प्रोजेक्शन देखेंगे अगर, तो अगर डिफेंस का बजट भी है तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 22% की किस्त में है, रफाल खरीदने में। और वो रफाल की कीमत जो कि 5 से 7 गुना पहले उसके ऊपर इतने डिबेट हो चुके हैं। और आज भी अगर हम चाइना से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हम 4.5 जनरेशन के ऊपर अटके हुए हैं। लोग, अरे रफाल खुद डिसकंटिन्यू कर दिया फ्रांस ने अपनी उसमें यूज करने के लिए, वो हमारा पैसा इस्तेमाल करके नेक्स्ट 5 जनरेशन 6 जनरेशन जो
सुपरसोनिक की बातें हो रही है वहां पे, हाइपरसोनिक की बातें हो रही है वहां पे। आप ये देखिए ना कितने कौन सी जनरेशन की हम खरीदेंगे, हम कहीं कहाँ अटके हुए हैं। और वो भी हमारे को मिलेगा अगले 10-20 साल में जाके किश्तों के अंदर खेप मिलेगी। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हमारे ऊपर हमला हो जाए, हम चाइना के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, हमें हमें आप विकसित भारत विश्व गुरु जैसी बातें करते हो, तो क्यों आपने साक्षाम वैली और वो चाबार पोर्ट था जो ईरान के अंदर, वहां से हमने ऐसी ये डिबेट को मैं वही डिफेंस के ऊपर बात अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास आज की डेट में जो बिल्कुल सीधी, जिसके ऊपर हम अरुणाचल की बाउंड्री और लेह लद्दाख के अंदर की वहां की बाउंड्री के ऊपर हमारे सीधे कॉन्फ्लिक्ट है, तो कम से कम उसको उसके हिसाब से तो एक उसके बराबर की जनरेशन तो लो, उससे अगली जनरेशन नहीं ले सकते। तो देश की जनता का पैसा वहां कहाँ जा रहा है? तो जो मैंने आपको ये बोला, जो मैंने यहाँ सुना बैठकर कि आम जनता के ऊपर कोई फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा है, बड़ा गलत नैरेटिव है, बड़ा नेगेटिव नैरेटिव चलाया जा रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है, किसने कहा नुकसान नहीं हो रहा है? हर पल हर रोज जीएसटी की दर तो पंजेटा जी, आपका भी मानना है कि बजट से कुछ हासिल हो नहीं रहा है, ठीक है। मनोज गर्ग जी, अगर बजट को हम लोग देखें ओवरऑल, तो फिर मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसके बड़े की फैक्टर्स आप क्या देखते हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि छूट गई हैं या उस पर ज्यादा फोकस हुआ नहीं है, ये होना आवश्यक था? मनोज जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं समझाऊंगा कि ये ना यूनियन बजट है, इसको आप स्टेट ओरिएंटेड नहीं कर सकते। 28 स्टेट है, 8 यूटी है हमारी, तो हर कोई अपने अपने लिए मांगे तो क्या यूनियन बजट रहेगा, पहली बात। दूसरा, आपने पूछा कि क्या क्या इसके की कवर है, मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में एमएसएमई परेशान किस चीज से? एमएसएमई परेशान है जो जीएसटी में जो जटिलताएं, जो उसको आप रिजॉल्व करिए, उसको आप टाइमली आप उसको कहिए कि हाँ जी ये इसका ये नतीजा है, आप उसके अकॉर्डिंगली करिए। तो जीएसटी सिंप्लीफिकेशन डिमांड है। आज जीएसटी रेट कट नहीं मांग रहा कोई भी, हम बस ये कह रहे हैं जीएसटी में जो जितनी परेशानियां आती हैं रजिस्ट्रेशन से लेके उसके जो एनुअल फाइलिंग तक, उसको थोड़ा, उसको जो बर्डन है उसको थोड़ा कंप्लायंस के बर्डन जिसे बोलते हैं उसको कम कीजिए, क्योंकि अधिकतर आदमी का समय उसमें उलझा रहता है कि यार मेरा कहीं टैक्स का नोटिस ना आ जाए, कहीं मेरा कुछ ना आ जाए। ऊपर से जो एक वर्ड चलता है हमारी टैक्स इंडस्ट्री में जिसे हम बोलते हैं टैक्स टेररिज्म, कहीं ना कहीं जो जीएसटी ऑफिसर है वो टैक्स टेररिज्म करते हैं और उसको एमएसएमई को धमकाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं जो नया लोग है, जो नए बच्चे हैं, वो आजकल स्टार्टअप में थोड़ा कम आ रहे हैं। दूसरा, इसमें जो वित्त मंत्री जी ने बोला, बहुत अच्छी उन्होंने बात बोली कि हमने उसमें सिंप्लीफिकेशन ला रहे हैं। आप धीरे धीरे आप समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जटिलताएं थी, जिसको आप खुद ही आप कह रहे हो हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी इनकम टैक्स में ये कहते हैं कि यहाँ भी बहुत चीजें जो बहुत क्राइम्स है, हम इसको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इसको, और आप इतनी पेनल्टी पे करिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। ये मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। कहीं ना कहीं जो एक कंप्लायंस बर्डन था वो कम हो रहा है। अब आता है, अब नई चीज क्या मिली, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए देश में सब सड़क बनती है, इसमें अमीर हो या गरीब हो, हर कोई अपनी गाड़ी से चलता है, हर कोई पैदल चलता है, तो आप समझिए चलेगा उस पर हर कोई चलेगा। ये नहीं किसी क्लास स्पेसिफिक या किसी स्टेट स्पेसिफिक के लिए बन रहा है। दूसरा, आज हम अपनी ये बात करते हैं कि हमें और कैसे रोजगार सर्जन करना है। सर, रोजगार सर्जन कभी भी स्कीम्स के थ्रू नहीं हो सकता। आप समझिए जब तक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे ना, तो आपका डायरेक्ट रोजगार सर्जन नहीं हुआ। इस पे वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बोला है, मैं उसका वेलकम करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, अभी कोई कह रहा था, कोई पैनलिस्ट, की स्टॉक मार्केट से आप अंदाजा लगाइए। सर, स्टॉक मार्केट में बता दूं आज क्यों गिरी है। स्टॉक मार्केट हमारे गिरी है कि फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर एसटीटी लग गया है, जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। कभी भी आप स्टॉक मार्केट को, आप बजट का आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भी स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, यदि उसने अच्छा चढ़ गया तो आपका मतलब हम इसको बजट अच्छा मानेंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर तो बहुत बूम कर गया था, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने कैपिटल गेन की परिभाषा बदल दी गई थी, उस पर टैक्स रेट कम कर दिया तो हमारे बूम कर दिया। इस बार एसटीटी लगा दिया तो हमारे गिर गया है। कभी भी स्टॉक मार्केट को हम नहीं कर सकते। तीसरा, मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, आज की डेट में क्या चैलेंजेस है। आज की डेट में कोई ये चैलेंजेस नहीं है, ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप मनरेगा का नाम आप कह रहे हैं चेंज कर दिया, जी राम जी कर दिया, उसमें क्या एलोकेशन है। आप मुझे एक तथ्य बताइए कि हरियाणा का कितने % मनरेगा में आता है, यहाँ के लोग कितने लोग मनरेगा के अंदर काम करते हैं, यदि आप हरियाणा की बात कर रहे हैं। यदि आप देखा जाए उसमें जो मनरेगा में जितने भी काम कर रहे हैं वो दूसरे स्टेटों की लेबर है, वो दूसरे स्टेटों कहीं ना कहीं विस्थापित मजदूर जो हरियाणा में काम करता है उसके लिए वो स्कीम्स होती है। तीसरा, मैं एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा, आज जो डेटा सेंटर आप कह लीजिए, डेटा सेंटर आज लड़ाई सर पूरे वर्ल्ड में देखें डेटा की लड़ाई है। यदि जिसके पास जितना डेटा होगा, जितना सटीक डेटा होगा,
आज उस चीज की लड़ाई है। आज डेटा सेंटर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं 25 मनोज आप जी, एक आइए, चीज और आप मैं इन्वेस्ट आपसे कीजिए, समझना 25 चाह रहा हूं, क्योंकि ये कई बार चर्चा में आता है जब हम ये कहते हैं कि हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम 7 पॉइंट समथिंग और 8% के आसपास ग्रो करने वाले हैं, तो फिर उसमें ये आता है कि भाई आप तीसरी अर्थव्यवस्था भले ही बन जाएं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी कितनी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनली उसमें आप कहां पर खड़े हुए हैं, तो फिर उसका लाभ क्या मिल रहा है? हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन भी जाएं तो आम आदमी को उससे क्या मिल रहा है? सर कहीं ना कहीं इनकम बढ़ ही रही है, आप देखिए, हालांकि उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ रहे हैं। जो मैं कहता हूं महंगाई, यदि आज एक शहरी आदमी जो आज 1,50,000 कमाता है, 50,000 रुपए का, वो जिंदगी में घर नहीं ले सकता आज की डेट में। यदि आप शहर की बात करें तो आप जिसके आप हरियाणा में देखें, जो दिल्ली एनसीआर की परिभाषा में आता है, वो आज उसी अपने जो पेरेंटल हाउस है उसमें रहने को मजबूर है, वो नया नहीं ले रहा है। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन और अभी पूछा था कि हरियाणा में स्पेसिफिक कुछ चीज बताइए सर। कभी भी हरियाणा या कोई भी XYZ स्टेट ये कभी भी मेंशन बजट में नहीं होता, एक्सेप्ट कि लास्ट ईयर इन्होंने बिहार को और तेलंगाना को इन्होंने उसमें ऐड ऑन किया था, क्योंकि सबको पता है कि क्यों किया था। पर आप कोई भी आप बजट स्पीच देखें, कोई भी स्टेट का नाम नहीं लिया जाता है इसमें। ठीक है। ये भी मैं जानना चाह रहा था विजय दुबे जी आपसे, क्योंकि ये जब कहा गया कि भाई इसको केवल एक तरफा नहीं देखना चाहिए ना, जो लोगों को मिलना चाहिए, जिस चीज पर फोकस होना चाहिए, वो चीज नहीं इसमें दिख रही है, और इसलिए उस पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो उठ रहे हैं कि भाई आप किसान को बताइए आप क्या दे रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि हरियाणा के अंदर उसके लिए स्पेसिफिकली आपने क्या किया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स बताइए जो मिला हो या अभी इस बजट से होने वाला हो। तो इसलिए ये खामियां हैं इस बजट की, और इसलिए उस पर आपत्तियां हैं कि भाई क्या दे रहे हैं आप और इस बजट से क्या हासिल होने वाला है। विजय जी। जी देखिए, एक मैंने पहले भी कहा कि बड़ा वर्ग है कि जो खेती पे टिका हुआ है, जिसका कि आय खेती से होती है और उसका जीवन यापन होता है, और आपके बजट में आपका जो जीडीपी है उसमें एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। कारण यह है कि वो हमारा बेस है, तो निश्चित तौर पे उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो सवाल जो पूछा जा रहा है कि भाई ये एक हम बहुत लंबे समय से जो है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या अन्य सरकार रही हो, कहा जाता रहा साहब कि जो है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये आय दोगुनी कैसे होगी और इसके बारे में गौर क्यों नहीं किया गया? इसके लिए जो है कोई किसी प्रकार का कोई रणनीति या कोई स्ट्रैटेजी या उसके लिए एलोकेशन सरकार क्यों नहीं लेके आती है? भाई वो तो स्टेट का मामला नहीं है ना, वो तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों की बात होगी ना फिर तो क्यों नहीं किया जाता है? इसके लिए ये सवाल तो उठेंगे ही, और विपक्ष अगर ये बात कहेगा तो आपको उसको जवाब तो देना होगा। आप जवाब से बच के नहीं जा सकते कि साहब जो है हमने तो जो है अब जो है राफेल के लिए बजट बढ़ा दिया, तो हम अपने यहाँ के लोगों को भूखा रखेंगे और उनको राफेल खरीद के बता देंगे साहब कि जो है आपके लिए राफेल आएगा तो जो है सारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चूंकि ये बात कही गई इसलिए मुझे ये बात जवाब कहना पड़ रहा है। दूसरी बात, जो देखिए आज जो सेंसेक्स ने जो रिएक्ट किया है, सेंसेक्स की रिएक्शन एक बड़ी नॉर्मल रिएक्शन है। सेंसेक्स ने आप नेगेटिव रिएक्ट किया है, चाहे आपने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि पहले तो ऑलरेडी अमेरिकन जो वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन बन रही है उसके कारण से एक दबाव बना हुआ है लगातार लोगों का। आज जो है अगर एक अच्छा खासा पैसा डूब गया आपके एक छोटा सा रिएक्शन से, तो वो रिकवरी कहां से होगी? वो सेंसेक्स का सपोर्ट क्यों नहीं देखा गया कि भाई हमको ऐसी घोषणा कर रहे हैं कि पहले जो है ये सोचना चाहिए था कि जो मार्केट है वो रिएक्ट करेगा, या इसका अनुमान ही नहीं था। अगर अनुमान नहीं था तो ये और ज्यादा चिंता की बात है। तो आप एक तो ग्लोबल सिचुएशन आपके खिलाफ जा रही है, दूसरी बात है डोमेस्टिक सिचुएशन भी आप ऐसे क्रिएट करेंगे जिसमें कि आपका जो इन्वेस्टर है वो आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा, तो ये बात कैसे बनेगी? अगर इस पे सवाल होगा तो आप इसका जवाब आपको देना होगा। कारण ये है कि वो आम आदमी का पैसा है। अगर मैंने आज अगर कहीं किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस भरोसे के साथ किया हुआ है निश्चित तौर पर कि साथ ये गेनिंग सिचुएशन होगी। ठीक है, एक लेवल तक इसमें ये भी माना जाता है कि आपको लॉस होगा, इसमें कोई वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एड्रेस करना चाहिए जिससे कि बजट के पहले जो एक लंबा डिप मारा है सेंसेक्स ने वो नहीं देखा जाना चाहिए था। इसका मतलब कि आपने निगेटिव रिएक्ट किया है वो, और आपकी घोषणाओं से सहमत नहीं है। आप उसमें अगर पॉजिटिविटी थी तो मैं निश्चित तौर पर मानता कि ये बजट जो है उसको पॉजिटिव रेट किया गया है। ये सब बातें जो है इसको आपको निश्चित तौर पे बजट में एड्रेस किया जाना चाहिए,
और इसका ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। आप ये कहें साहब कि इनकम टैक्स में हम कुछ नहीं बदलाव कर रहे हैं, तो आपने पहले ही इतने चेंजेस कर दिए हैं कि आप उस चलिए आप इसलिए कह रहे हैं कि पहले आप इतना दे चुके हैं, इसलिए इस बार ऐसा कोई उम्मीद आपको थी भी नहीं। ठीक है नेहा जी। देखिए, दो बातें आयुष जी मैं समझ पा रही हूँ जो अभी पैनल पर डिस्कशन हुई है। जितने ध्यान से मैंने बातें सुनी है उतने ध्यान से मुझे लगता है कि पैनल मेरी बात को नहीं सुनता। एक बात मुझे ये समझ में आई कि सेंसेक्स जो गिरा उसका कंपैरिजन आज के बजट के साथ में, देखिए अपना अपना मत है। हमारे साथ में दो एक्सपर्ट बैठे हैं, एक एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बात उससे रिलेटेड नहीं है और एक एक्सपर्ट मानते हैं ये बात उससे रिलेटेड है। मुझे लगता है कि भविष्य के कुछ ही दिनों में ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि निवेश बढ़ेगा जिन सेक्टर्स में आज बजट प्रस्तुत हुआ है या नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज के इस विश्लेषण में जो 50-50% की बात आ रही है, मेरा खुद का मानना यह है कि सेंसेक्स गिरने का इस बजट से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई है कि विपक्ष सिर्फ कुछ भी मर्जी बोल दे, केवल एक नैरेटिव गढ़ने की बात हो रही है कि ये बजट किसके लिए बेनिफिट के लिए नहीं है, हरियाणा के लिए बेनिफिट के लिए नहीं है, किसानों की बात नहीं की गई। आयुष जी एक बात बताइए, ऑलरेडी हम भवंतर भरपाई की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम किसानों की जो एमएसपी रेट है हरियाणा में ऑलरेडी 24 फसलों पर देने की बात कर नहीं रहे, दे रहे हैं। दूसरी बात, हम जो फसल बीमा है उसको ऑलरेडी रन कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि ऑलरेडी दे रहे हैं, हर बार किस्त जारी करते हैं, डायरेक्ट खाते में पैसा जाता है, इसलिए शायद वो बांटने वाली बात नहीं होती। एक जिस तरह से कांग्रेस के समय में या अन्य विपक्ष के सरकारों के समय में एक मजमा जोड़कर दो लोग आते थे, रजिस्टर पेन लेकर बैठते थे और लाइन लगाकर लोगों को पैसे बांटते थे, सरकार के मिलने वाले पैसे को गायब कर जाते थे, गबन कर जाते थे, वो अब नहीं हो रहा है, सीधा अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी से जा रहा है, तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। देखिए आज जो बेनिफिट हमने पिछले बजट में लाए, उससे पिछले बजट में लाए, उसको हम इस बजट में भी कंटिन्यू कर रहे हैं किसानों के फायदे की बात को। तो बजट में कंटिन्यूएशन भी उस बजट, चलिए आप कह रहे हैं कंटिन्यूएशन में ही ये बजट था। ठीक है, अब समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि बजट का इंतजार पूरे देश को था और आज बजट पेश भी कर दिया गया है। सभी तरह की बातें आप देख रहे हैं, कुछ इसके पक्ष में हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि इस बजट से कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन असल मायने में ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस बजट से आम जनता को क्या कुछ मिला है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल